सबसे पहले आपके मन में आएंगे वल्गर थॉट्स, गंदे थॉट्स, गंदगी मन में भरी हुई है। मैंने उनकी कुंडली देखी है, घर की बात है, मीन राशि है, 7.5 जनवरी में लगी है। मैंने उनसे कहा तुम्हारी हड्डी टूट सकती है, संभल के चलो। नहीं चला इंसान संभल, बेड से गिर गए, रिप्स टूट गई। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को ये सोच रहे हो ना कि वो आपका भाग्य बदल देगा, सबसे बड़ी गलती है। हम बारिश में छतरी खोल सकते हैं आपके लिए। अब मैंने कैसे छतरी खोली, मैंने उसी वक्त ये भी बोला कि भैया मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो। रिप्स टूटी, हॉस्पिटल गए, 4.5 लाख का खर्चा आया, बेड रिडन हो गए, सब कुछ हुआ, पर एक भी पैसा जेब से नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि अब हमें एक ऐसी तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी जिसमें आपको अपनी नग्न फोटो मुझे भेजनी पड़ेगी। वो फोटो उसको भेज दे। अब पावर उसके हाथ में, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। आप बात सच कह रहे हो, होता है फ्रॉड, लोग करते हैं यहाँ पे ढोंग। दुख होता है बताने में, इतने भयंकर तरीके से हो रहा है। मेरी एक क्लाइंट, डेटा के हिसाब से लगभग 41% लोग दुनिया में मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली सही है। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह लगता है कि ये सब हवा में की गई बातें हैं। अब आप इन दोनों में से चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आज के इस पॉडकास्ट में आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है ना, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या आज तक जो हमें बताया गया है वो सच में सही है भी या नहीं। आज हम मिलने वाले एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से जो इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है और जो एस्ट्रोलॉजी एज अ स्टडी और इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर करने वाले जो आपको शॉक कर देंगी। इस पॉडकास्ट में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात की है जो कि सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, आई ओपनिंग भी है। जैसे कि समुद्र मंथन एक इंसान की लाइफ से कैसे रिलेटेड है, रामायण और महाभारत से कुछ ऐसी चीजें जिससे हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, राहु और केतु कौन है और इनका हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और सबसे जरूरी चीज हमने इस बारे में भी बात की है कि कैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ भी बनाते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो आइए मिलते हैं 1.5 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट्स को कंसल्ट करने वाले टेडेक्स स्पीकर एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु रीडर एस्ट्रो अरुण पंडित जी से, एक्सक्लूसिवली ऑन द रिच पॉडकास्ट। राधे राधे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर, पॉडकास्ट के ऊपर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हमारी बहुत लंबी बात हुई थी समुद्र मंथन के ऊपर कि पहले क्या निकला, फिर क्या निकला, फिर क्या निकला, और किस चीज पे इंसान को पहले फोकस करना चाहिए और कैसे कैसे उसको लेवल्स ऑफ लाइफ बढ़ता चला जाएगा, कैसे कैसे वो मोक्ष की तरफ जा सकता है। तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो जो, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो आई वांट कि आप हमारी पूरी ऑडियंस के साथ वो पूरी बात को शेयर करें। समुद्र मंथन की कथा को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पौराणिक कथाओं में जितनी भी कथाएं आपको मिलती हैं, चाहे वो 10 अवतार की हो, माता की 10 महाविद्या की कथा हो, या फिर समुद्र मंथन की कथा हो, सुग्रीव बाली की कथा हो, हर एक कथा के पीछे एक ह्यूमन मैसेज जो कि हमारे ऋषि मुनि शायद समझाना चाहते थे हमको, वो छुपा हुआ है। उस टाइम पे जो जनरल जनता है वो इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं होती थी कि वो सब ऐसी चीज़ें समझ सके, स्पिरिचुअलिटी और ये मन की 5 तरह की बातें। तो उन्होंने कहानी या कथा के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश करी। समुद्र मंथन उन्हीं में से एक कथा है जो कि ये बात करती है कि किस तरह से एक इंसान जो कि बिल्कुल माया की दुनिया में फंसा हुआ है, कुछ है नहीं उसके पास, वो किस तरह से अपनी आध्यात्मिक जर्नी के तरफ जाएगा, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो आत्मा से परमात्मा का ये पूरा एक रास्ता है जो कि समुद्र मंथन में बताया गया है। इसकी शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा सभी देवताओं को श्राप दे देते हैं, अच्छा, कि आपका स्वर्ग ऐश्वर्य विहीन हो जाएगा। ऐश्वर्य विहीन मतलब अब कुछ नहीं बचा आपके पास, ठीक है, हर तरफ यहाँ पे दुख है या गमगीन मौसम है, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई दौलत नहीं। यही इंसान का मन होता है। अगर हम अपने मन की बातें मानते जाएंगे, इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये श्राप की वजह से यहाँ पे प्लॉट सेट किया गया कि श्राप मिल गया, सब कुछ चला गया, ठीक है। अब देवता परेशान हो जाते हैं कि इतना सब कुछ तो हमारा, सब कुछ वैभव ही से तो देवता है, ठीक है, वो वैभव ही चला गया, तो नरक ही हो गया एक तरह से पूरा। तो अब क्या किया जाए? तो भागे भागे सभी देवता जाते हैं विष्णु जी के पास, ठीक है। विष्णु जी वहां पर उनको ये कहते हैं कि आप ना समुद्र मंथन करें, आपका सारा वैभव समुद्र के रसातल में छुपा हुआ है, मंथन करोगे तो वापस निकल कर आएगा। बात है कि मन के मंथन करने की, ठीक है। तो समुद्र कनेक्ट किया गया, समुद्र यहाँ जरिया है आपका मन। अब समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं। आज भी कहा जाता है कि हम सिर्फ 2% समझ पाए समुद्र को, उसके अंदर अभी इतने ज्यादा प्रजातियां हैं, क्या कुछ है छुपा हुआ जो अभी तक कोई नहीं समझ पाए, इवन ह्यूमन। तो यहाँ पर मन है वो समुद्र। आप मन को कनेक्ट करके जब तक चलोगे आगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर अब उसको मथने के लिए मंदराचल पर्वत लेके आया जाता है, वासुकी नाग लेकर आया जाता है। अब देवताओं के बस की बात थी नहीं अकेले, ठीक है, इतना बड़ा काम देवता नहीं कर सकते, तो उन्हें असुरों की जरूरत पड़ी। यानी कि एक तरफ अगर पॉजिटिविटी है देवता के रूप में, तो दूसरी तरफ निगेटिविटी भी है असुरों के रूप में। फिर ये पूरा खेल यहाँ पे रचा गया। उसके बाद मंथन शुरू होता है। अब यहाँ पर
देखने की बात है, जो क्रम से जो चीजें निकल रही हैं समुद्र मंथन से, हर एक चीज का आपकी आध्यात्मिक जर्नी में मतलब है। सबसे पहला जब आप समुद्र मंथन में देखेंगे तो वहां पे विष निकलता है, जहर निकलता है, और वो चारों तरफ फैल रहा होता है। कालकूट विष नाम है उसका, या कई लोग हलाहल विष भी बोलते हैं। जब भी आप अपने ध्यान लगाने की मुद्रा में जाओगे, जब भी आप आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करने जाओगे, सबसे पहले आपके मन में आएंगे थॉट्स, वल्गर थॉट्स, गंदे थॉट्स, गंदगी मन में भरी हुई है, घबराहट, डर आएगा। ये डर ही है जो विष है। जैसे पीने के लिए आपको भगवान शिव को याद करना पड़ेगा, फिर महाकाल आएंगे और विष पिएंगे। ठीक है, यहाँ पे महाकाल के विष पीने का मतलब ये है कि आपको वो विष पीना पड़ेगा, और महाकाल ने गले में रोका, आपको भी गले में रोकना है। यानी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मैं हूं ऐसा इंसान जिसके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आप एक्सेप्ट करोगे तब आपकी आगे की जर्नी शुरू होगी। फिर दूसरा यहाँ पे रत्न निकलता है कामधेनु गाय का। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय है जो कि बहुत शुद्ध गाय है। गायों में से शुद्धतम अगर कोई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ काऊ है तो वो कामधेनु मानी जाती, जो कि सभी ऋषियों ने ग्रहण कर ली, सभी ऋषियों के पास चली गई। कामधेनु गाय यहाँ पे शुद्धता, मन की शुद्धता की बात कर रही है कि जब आपने विष पी लिया, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, आप उन सभी कमियों से बाहर निकल गए, तब आप शुद्ध हो गए। नाउ यू आर प्योर। अब आगे चलते हैं। तीसरे चरण में आता है अश्वशरैया घोड़ा। एक तो घोड़ा वैसे तेज चलता है, ठीक है, उसके ऊपर इस घोड़े में पंख भी लगे हुए हैं, तो ये और तेज चल रहा है। तो ये बता रहा है आपकी मन की गति को कि दोस्त अभी तो तुम प्योर हो गए हो, तुमने अपने आप को एक्सेप्ट किया, पर अभी आपका मन बहुत भागेगा इधर उधर। कई बार जब हम ध्यान लगाते तो हमारा मन करता है कि यार सबसे पहले सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाए हमारे साथ, हम सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लें। ये उस मन की गति की बातें कर रहा है। अब मन इस घोड़े को यहाँ पर लिया असुरों के राजा बलि ने। ठीक है, जितनी चीज़ें भी असुरों के पास जा रही हैं वो चीज़ों से आपको बचना है, जितनी चीज़ें देवताओं के पास इस पूरी कथा में जा रही उन चीज़ों को आपको ग्रहण करना है। तो मन की गति के ऊपर आपने कॉन्कर किया। फिर आता है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी, हाथियों में भी हाथी सबसे बलशाली हाथी है। ये इंद्र का हाथी, ये इंद्र ने इसको ग्रहण किया था। और इस हाथी की खास बात यह है कि इसकी 4 सींग निकली हुई हैं, जो कि काम, क्रोध, मद और लोभ को दर्शा रहा है। आपका नेक्स्ट चैलेंज है ये। इस चैलेंज को आप जब इन सब चारों चीजों से ऊपर उठोगे तब आपकी आएगी कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि एक ऐसी मणि है जो भगवान विष्णु ने ग्रहण करी और अपने हृदय में लगाई। यानी कि अब देखिएगा, आपने विष पिया, आप शुद्ध हुए, आप मन के ऊपर विजय प्राप्त की, आपने काम, क्रोध, मद, लोभ पे विजय प्राप्त करी, तब जाकर ईश्वर की वो मणि निकल कर आती। यानी कि अब आप रेडी हो भक्ति के लिए। भक्ति दिल से होती है ना, इसलिए विष्णु जी ने उसे हृदय में धारण किया। जब इतनी सारी चीजें हो गई आपके पास, अब आप भक्ति मार्ग में भी चलने लग गए, तब आपके सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस आएगा रंभा के रूप में। अप्सरा रंभा निकलती हैं। रंभा यानी कि आपकी वासना। ठीक है, आप देखोगे ना कि सुंदर कन्या सामने आ गई, मन भटक गया, बच्चों का, स्टूडेंट्स का मन भटक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस वासना की बात हो रही है कि नेक्स्ट चैलेंज आपका रंभा के रूप में है। उसके बाद रंभा के बाद अवतरित होती हैं माता लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जी यहाँ पर आपको धन के बारे में बता रही हैं, और लक्ष्मी जी का रूप जो है वो चंचल है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं टिकूंगी नहीं, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको इससे भी परे जाना है, वासना से परे जाना है, धन से भी परे जाना है। और उसके बाद आती है वारुणी देवी, नशे की देवी। ठीक है, धन आएगा तो नशा भी आएगा। बिल्कुल नशा आएगा। और ये नशा यहाँ पे सिर्फ ये मत समझिए कि आपके 8 PM की बात हो रही है, ठीक है, या फिर आप क्या RS की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नशा किसी भी चीज का हो सकता है। कई लोगों को ध्यान का नशा होता है कि मुझे मेडिटेशन का नशा हो गया है, उस नशे से भी बचना है। कई लोगों को आम तो नशा होता ही है, किसी को पढ़ाई का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को सुंदर दिखने का नशा। तो इस हर उस नशे की बात, सोशल मीडिया का नशा, सोशल मीडिया का नशा, इस हर उस नशे की बात कर रही है वारुणी देवी, जिससे आपको आगे निकलना है। फिर आएगा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है इच्छाओं का वृक्ष। ठीक है, जो इच्छाएं पूर्ति कर देता है। आपको इन अपनी इच्छाओं से भी आगे निकलना है। ये सब करने के बाद फिर आपके जीवन में आएंगे चंद्रमा, यानी कि शीतलता, शांति। तो चंद्रमा निकलता है समुद्र मंथन से, और इसको भगवान शिव अपने सर पे धारण करते हैं। ठीक है, ये शीतलता का प्रतीक है। आपको शांति अपने जीवन में लेकर आनी है। जब चंद्रमा निकलता है उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे रत्न निकलेगा वो है परिजात वृक्ष। परिजात वृक्ष के साथ स्पेशल बात यह है कि इसको वही टच कर सकता है जो जिसको टच करने के बाद आपकी थकान उतर जाती है,
इसका अर्थ यही है क्योंकि अब आप निकट आ रहे हो, आपने इतनी सारी चीज़ों को पार कर लिया, अब आप आ गए हो परमात्मा के पास। तो उस जगह परमात्मा के पास पहुंचते ही आपकी थकान उतर जाती है, वो सारे कष्ट, वो सारे दुख आपके भूल जाते हैं। आप देखो ना, आप जब वैष्णो देवी जाते हो, खूब चढ़ाई करके जाते हो, खूब थके होते हो, माता के दर्शन सारी थकावट आपकी दूर कर देते हो, मन से निकल जाता है, काम सिद्ध हो गया, यू आर हैप्पी नाउ। वो सारा स्ट्रगल जब फ्रूटफुल होने जा रहा होता है तब आपकी थकान उतर जाती है। तो यहाँ पे पारिजात वृक्ष उसी चीज़ को बता रहा है। पारिजात वृक्ष के बाद यहाँ पर निकलेगा पांचजन शंख, जो कि आपकी विजय का प्रतीक है। नाउ यू आर द कॉन्करर। पांचजन शंख श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यूज़ किया था। और पांचजन शंख के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपके धन्वंतरी आएंगे। धन्वंतरी जी को समझने की ये है कि धन्वंतरी जी को कहा जाता है कि भगवान के डॉक्टर हैं, फिजिशियन ऑफ गॉड। ठीक है, तो जैसे आप वास्तु पढ़ो तो वास्तु पुरुष की बात होती है, आप अगर आर्किटेक्ट का काम कर रहे हो तो विश्वकर्मा जी की बात होती है। वैसे जब आप मेडिसिन की बात करते हो तब धन्वंतरी जी की बात होती है। आमतौर पे हमें पता नहीं होता हम धन्वंतरी जी की पूजा कब करते हैं, बट जब धनतेरस जो होता है ना, वो धनतेरस धन सोच के सब सोचते हैं लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, बट एक्चुअली वो धनतेरस धन्वंतरी का है। ठीक है, तो धन्वंतरी जी का है, इसीलिए दिवाली से पहले, दिवाली में तो आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे और उससे पहले आप अपनी सेहत के बारे में बात करेंगे, यानी घर को साफ करते हैं, एक रिचुअल है कि गंदगी हटाओ ताकि बीमार ना हो जाएं। तो यहाँ पे धन्वंतरी उस हेल्थ की, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, दोनों की बातें कर रहे हैं कि अब आपको इसको बैलेंस करके रखना है। ठीक है, जब आप ये करोगे तब आपको परमात्मा रूपी अमृत कलश प्राप्त होगा, जो कि 14वां रत्न है। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी है, आत्मा किस तरह से किसकी चैलेंजेस से जाती है और उसके बाद उसे अमृत यानी कि परमात्मा प्राप्त हो। क्या जबरदस्त तरीके से समझाया आपने। डांस मतलब इस तरह से अभी तक मुझे नहीं लगता कोई कंटेंट या किसी इंसान ने अभी तक समझाया हुआ इंटरनेट पे। मुझे मजा आ गया। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पौराणिक कथाओं में। जैसे एक बड़ी प्रचलित कथा है, मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि जब भगवान श्री राम जा रहे थे वन में तो उनको हेल्प चाहिए थी, उनको अपनी टीम बनानी थी, अपनी सेना बनानी थी। तो हनुमान जी उनसे मिलते हैं, हनुमान जी उनसे कहते हैं कि राजा सुग्रीव से आप मिलें, वो आपकी सेना बनाने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। श्री राम जाते हैं सुग्रीव के पास। अब सुग्रीव कहने को तो राजा थे पर उनकी सारी सेना छीनी जा चुकी थी उन्हीं के भाई बाली के द्वारा। अब सुग्रीव अपनी यही व्यथा भगवान श्री राम से भी बताते हैं कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, पर मैं करूं किससे, मेरी सारी सेना तो वहां बाली के पास चली गई है। ठीक है, तो भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है, मैं बाली से आपकी सेना वापस दिला दूंगा, आपको राजा बना दूंगा, तब आप मेरी हेल्प कर देना। कहते हैं ओके। अब ये कैसे होगा, तो कहते हैं कि मलयुद्ध के लिए बाली को ललकारो। हाँ। ठीक है, और वहां पे उन वानरों में एक होता था कि अगर कोई ललकार रहा है राजा को तो राजा को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शेर को अपना राजा वो किस वजह से प्रूव करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ेगा अपनी इज्जत को, भपका जमाना पड़ता है। तो सुग्रीव जाते हैं बाली के सामने। अब पहली बार भगवान श्री राम ये देख रहे होते हैं कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक हूबहू भाई हैं एक दूसरे के, पहचान ही नहीं पाते भगवान श्री राम की इसको मारूं या उसको मारूं। ठीक है, तो अब दोनों में युद्ध हो रहा है, वो और बाली पटक पटक के मार रहे हैं सुग्रीव जी को। ठीक है, और फिर सब कुछ खत्म होता है, वो अपनी जान बचा के वापस आ जाते हैं। अब इस पूरी कथा का मतलब क्या है, आपका एंटरटेनमेंट का मतलब नहीं था। हमेशा हम हमसे ही लड़ते हैं, आपकी लड़ाई आपके जैसे ही बाली से होती है, हमेशा सुग्रीव की लड़ाई बाली से होगी। आप ही वो हो जो सिगरेट पीने के लिए हाथ उठाता है, और आप ही वही हो जो कहता है मुझे सिगरेट छोड़नी है। आप ही वही हो जो कहता है कि यार आज कुछ मजे आ रहे हैं, लाओ छोले कुलचे खा लेते हैं। और आप ही वो हो जो कहता है कि यार मुझे फिटनेस करनी है, मुझे जिम जाना, मुझे एक्सरसाइज करनी है। आप ही हो जो कह रहा है कि मेरे एग्जाम में मुझे पढ़ना चाहिए, एक अच्छा करियर बनेगा मेरा। और आप ही वो हो जो स्क्रॉल करता जा रहा है इंस्टाग्राम और वो पढ़ नहीं रहा है। तो ये आप ही हो, बाली भी आप ही हो, सुग्रीव भी आप ही हो। अब एक है आपका ड्रीमर, एक ड्रीम कर रहे हो आप कि मुझे कुछ अचीव करना है। ठीक है, और एक है उसका निगेटर जो कि उसको अचीव नहीं करने दे रहा है, वो निगेटर बाली है और ये आप ड्रीमर सुग्रीव हो। अब इन दोनों से बचाएगा कौन, श्री राम। ठीक है, तो श्री राम है आपकी कॉन्शियस। जिस दिन आप कॉन्शियस लेवल की हेल्प मांगोगे कि मेरी हेल्प करो, यानी जिस दिन आप चैतन्य हो जाओगे, जिस दिन आप थोड़े अवेयर हो जाओगे, थोड़ा मेडिटेट कर लोगे, उस दिन बाली की डेथ होगी और सुग्रीव आगे बढ़ेगा, वो राजा बनेगा, वो अभिषेक करेगा राजा की तरह। तो ये है उस चीज़ की कथा, ये मैसेज उस कथा में छुपा हुआ है। ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हमारे हिंदू ग्रंथों में मिलती है देखने को। स्पेल बाउंड, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत की संस्कृति के अंदर बहुत बार पंच 5 नंबर का ना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस देखा गया। पंचवक्त्र मंदिर, पंचमुखी रुद्राक्ष,
पंचमुखी भगवान भी बहुत सारे होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी शिव जी, फिर इसके बाद भोग भी लगाया जाता है कई बार पंच। तो ये 5 नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, तो वैसे तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एक नंबर की अपनी एक विशेषता है, ठीक है। जैसे आप नंबर 3 को भी देखोगे तो 3 भगवान के त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये भी 3 ही होते हैं, पृथ्वी आकाश और पाताल ये भी 3 होते हैं। तो ये 3 की भी अपनी व्याख्या है। नंबर 9 की भी व्याख्या अपनी तरह है कि 9 दुर्गा है, 9 रसातल होते हैं आपके, 108 को जोड़ने पे 9 आता है, 27 नक्षत्र 2 + 7 9 आता है। तो 9 की भी अपनी एक व्याख्या है, ऐसे ही 5 की भी अपनी एक व्याख्या है, हर एक अंक की अपनी व्याख्या है। 5 नंबर को अंक ज्योतिष में ये बैलेंस का नंबर माना जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना है देन यू हैव टू डू इट इन नंबर 5 सीक्वेंस, ठीक है। आपको उसे 5 में करना ही पड़ेगा। 5 के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे 14, ठीक है, या 23 हो गया, इसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म 23 माना जाता है। 14 को उतना प्योर नहीं माना जाता है। जैसे कि इसको कार्मिक डेट भी बोलते हैं हम अंक ज्योतिष की भाषा में, और उसमें कहा जाता है कि जो भी 14 को जन्म लेते हैं ऐसे व्यक्ति, इनके पास एक डेट होता है, एक कर्ज होता है, और वो कर्ज इस चीज़ का है कि ये कभी भी फ्रीडम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ इनको मिलेगा लाइफ में, सब कुछ जीवन में रहेगा, लेकिन जो चाहते हैं ना, इनकी ट्रैवल की बड़ी इच्छा होती है पर ये ट्रैवल कर नहीं पाते, कभी बीवी की वजह से, कभी घर वालों की वजह से। कल जो भी लोग जन्म हुए हैं, कल जिनका बर्थडे था, मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर आपकी 14 आ रहा है, आपके या 14 को पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ ऐड करके भी 14 आ रहा है, तो यू आर इन अ डेट। ऐसे और भी अंक होते हैं, 13 भी होता है, 19 भी होता है, 17 भी होता है। तो आपने जो 5 की बात करी, ये 5 मुखी हनुमान जी की तो अपनी कथा है, वो किस तरह से गए थे अहि रावण को मारने के लिए, तो उन्होंने 5 दिशाओं में देखना था, तो उन्होंने 5 अवतार लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बैलेंस है, और इसी चीज़ से पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, और उसी शरीर से हम आगे, हर मैटर पंच तत्व से बना है। तो बेसिकली नंबर 5 इज नंबर ऑफ बैलेंस। हर चीज़ बैलेंस रहे तो आपको उसे 5 के सीक्वेंस में करनी पड़ेगी। अंक ज्योतिष में कई सारी कंपनीज अपना नाम नंबर 5 पे इसलिए ऐड करती ताकि कंपनी में बैलेंस बना रहे, ठीक है। लोग अपना पर्सनल नेम 5 पे ऐड करते ताकि जीवन में बैलेंस बना रहे। अदरवाइज खूब पैसा है पर डॉक्टर ने बोल दिया कि उबली लौकी खानी जिंदगी भर, ठीक है, तो ये कोई बैलेंस नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग टू क्रिएट बैलेंस, और वो नंबर 5 से होता है। और ये 108 बार जाप क्यों करना होता है? 108 का भी इंपॉर्टेंस मेरे को बताओ। बचपन से लेकर क्यों? हाँ बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है कि 108 ही क्यों। बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने 108 बार, पंडित जी के मंत्र कितनी बार पढ़ना है, 108 बार पढ़ना, क्यों पढ़ना है, कोई बताता ही नहीं है। तो जब ह्यूमन रेस आई, जब आदिवासी आए, ठीक है, या फिर एकदम आप समझ लो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इस धरती पे आया होगा, उसने सबसे पहले किसे भगवान माना होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल। गेस करो आप, किसे माना होगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले जो धरती पे आया होगा वो तो जो भी चीज देखा होगा उसने देखा होगा, बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले क्या दिखेगा चमकता हुआ आपको? धूप। धूप देखिए कहाँ से? सूरज। सूरज से। तो सबसे पहला गॉड इस पूरी दुनिया का कौन बना? सूर्यदेव। सूर्यदेव बना। क्या बात है। क्योंकि देख, सबसे पहले जो दिखेगा वही तो मानोगे आप। उसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, ये सब की बातें हुई। तो जब आपने सबसे पहले सूर्य को भगवान माना, उसकी वजह से ही जीवन है, उसी की वजह से। अब सूर्य नहीं है तो हम नहीं है, ठीक है, धरती नहीं है, कुछ नहीं है, सूर्य की वजह से पूरा सौरमंडल चल रहा है। सूर्य की कलाएं होती हैं 108, ठीक है, वो 108 कलाओं की वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने 108 नंबर को प्योर माना, ठीक है। इसलिए हम हर चीज में 108 बार करने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट गॉड ऑफ द ह्यूमन रेस वहां से निकल कर आया 108। वेरी डीप, नाइस। अच्छा एक चीज बताइए, ये मेरा सवाल है, बहुत बचपन से मैं सोचता हूँ। वेस्टर्न के हिसाब से ज़ोडिएक साइन जो होता है, राशि, वो हमारे बर्थ डेट के हिसाब से देखा जाता है, करेक्ट है ना। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम सब कुछ ही देखते हैं कि बर्थ डेट क्या है, टाइम क्या है, जगह कौन सी है, फिर जाके एक निकलता है। अभी मेरा एक पॉडकास्ट हो रहा था, तो अखंड स्वरूप पंडित जी जो IAS रह चुके हैं और अभी काफ़ी सारे बिजनेसेस वो अभी कर रहे हैं, तो उनकी बातें इतनी ज़्यादा मैच कर रही थी कि मैंने पॉडकास्ट के अंदर ही बीच में पूछ दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने बोला 11 दिसंबर, मेरा 19 दिसंबर आता। तो मैंने कहा, क्योंकि इतना मैच हो रहा था, मुझे लग रहा था कि यार मेरे जैसे ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो उन्होंने एक चीज़ बोली कि सैजिटेरियस का ऐसा ही होता है भाई। अब आपने मुझे बताया था कि मेरा एरीज है, शायद मीन राशि है, उन्होंने बोला सैजिटेरियस। तो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड कि मैं कौन हूँ मैं सैजिटेरियस हूँ या मैं मीन हूँ?
या यही सवाल मेरे को लगता है हिंदुस्तान में बहुत लोगों को होगा। बहुत लोगों को होता है। मैंने इस पे प्रॉपर अपने YouTube चैनल पे 2 बार वीडियो बनाए हैं कम से कम, लेकिन अभी भी आते हैं कि पंडित जी आप राशिफल बता तो रहे हो महीने का, मैं कौन सी वाली राशि देखूं? कुछ लोग कहते हैं मैं कन्या हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तुला हूँ। तो कन्फ्यूजन यहाँ से आती है। दरअसल 3 राशियां होती हैं हर इंसान की। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप 3 राशि लेकर चल रहे होगे, ठीक है? कैसे कैसे? जो वेस्टर्न सिस्टम है, ये वेस्टर्न सिस्टम बहुत ज्यादा डीप है नहीं ज्योतिष का, ठीक है? इन्होंने हर एक महीने को एक राशि दे दी और इसको क्या किया इन्होंने, सूर्य क्योंकि स्पीड 1 महीने में एक राशि बदल देता है, ठीक है? आप देखते हो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे सूर्य मकर राशि में जा रहा होता है। अच्छा, राशि क्या है बेसिकली, जिनको नहीं पता, सौर मंडल है, कोई जगह कोई प्लेनेट कहाँ पर है कैसे पता चलेगा? एड्रेस होना चाहिए। मैं आपके यहाँ पर आया द्वारिका में, मुझे एड्रेस बताया ना आपने कि मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे ही मुझे पता चला कि ये पॉडकास्ट का सेटअप यहाँ मिलेगा। ऐसे ही कोई प्लेनेट ऊपर कहाँ पर है कैसे पता चलेगा? तो एक नक्शा बनाया गया, ठीक है? एक गोल नक्शा बनाया गया, उसको 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया और हर एक भाग को एक राशि का नाम दे दिया गया सीक्वेंस वाइज। ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। तो अब अगर बोलो कि सूर्य मकर राशि में, तो मुझे पता चल जाएगा मकर इधर है आसमान में, तो सूर्य यहाँ मिलेगा। अगर आप बोलो सूर्य वृषभ में आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा वृषभ तो यहाँ पर है, मुझे सूर्य यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सूर्य अपनी धुरी पे घूम रहा है, ठीक है? तो हर एक महीने उसकी स्पीड है कि हर 28 से 30 दिन के बाद वो क्या करता है, वो एक राशि में आगे चला जाता है। तो जब वो राशि में जा रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस को संक्रांति बोलते हैं। इसीलिए जब वो मकर राशि में जाता है 14 जनवरी को, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। इस तरह से सन 14 से लेके 21 तारीख के बीच में राशि परिवर्तन करता रहता है। तो बस वेस्टर्न सिस्टम में क्या है कि उन्होंने इसी चीज को पकड़ के हर एक महीने को बोल दिया कि आपके ये राशि जिसमें सूर्य मौजूद है, सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है? अब क्या है कि पूरे महीने में जितने लोग पैदा हुए वो सबके सब उसी राशि के में लपेट दिए गए, विच इज नॉट सो एक्यूरेट, ठीक है? अब हुआ क्या, आप इससे रिलेट क्यों करते हो? क्योंकि आपको वेस्टर्न सिस्टम, या इसको सनशाइन कहा जाता है, ठीक है? कि मेरी सनशाइन क्या है, इसमें जितनी भी बातें आपको बताई जाती है एक बर्ड आई व्यू है, ठीक है? कि ऊपर से देखकर कि आप पैसा तो खूब कमाते हो पर बचता नहीं है, ठीक है? ये एक बर्ड आई व्यू, आप किसी को बोलोगे रिलेट कर लेगा, ठीक है? ओह नाइस, हर बंदा कहेगा यार सही बात है। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत दिल के अच्छे हो, ठीक है? पर आपके साथ ही बुरा होता है, ठीक है? तो ये वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि इंसान लगभग मैं 10 को बोलूंगा 10 में 8 बोल देंगे हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये बर्ड आई व्यू है वेस्टर्न सिस्टम का, ठीक है? आगे बढ़ोगे, जब आप अपने इंडियन वैदिक सिस्टम में आते, ये इतना डीप और इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। यहाँ पर मून से सब कुछ डिसाइड हो रहा है, चंद्रमा से, ठीक है? तो यहाँ पर वो राशि, इस राशि को कैसे पता करोगे? आप अपनी कुंडली उठाइए, चंद्रमा देखिए, जो भी नंबर में वो बैठा वो आपकी चंद्र राशि होगी, तो उसे मूनशाइन बोलेंगे। तो एक ही इंसान की 2 राशियां हो सकती हैं, सनशाइन एंड मूनशाइन। जब भी आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो जो सनशाइन पे काम करता है अपना, वो भी अच्छा काम करते हैं, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, तो आप अपनी सनशाइन लेकर जाओ। आप अगर किसी ऐसे ज्योतिष के पास जा रहे हो जो मून शाइन पे काम करता है, तो आप अपनी मून शाइन लेकर जाओ, और लेकर जाने की बात नहीं, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? जो चीजें आपने सुनी होगी, शनि की 7.5, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सब कहाँ से पता चलता है? ये कभी भी वेस्टर्न नहीं बताता, ये सारी चीजें मून शाइन ही बताती हैं आपकी। चंद्र राशि को पता होना इतना जरूरी है। कुंडली, हम सोचते हैं कि हमारी सिर्फ एक ही कुंडली है, कुंडली सैकड़ों तरह की होती हैं। आपकी नौमांश कुंडली, सप्तांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली, विषांश कुंडली, इतनी सारी कुंडली, एक एक प्रॉब्लम के लिए एक कुंडली है। बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो सप्तांश कुंडली देखनी पड़ेगी, शादी के लिए नौमांश कुंडली अलग से देखनी पड़ेगी। अच्छा। माता पिता से दिक्कत हो रही है आपको तो आपको ददांश कुंडली देखनी पड़ेगी। आपको विदेश जाने में दिक्कत हो रही है, उसकी सेपरेट कुंडली है, द्वादशांश कुंडली, D12 चार्ट बोलेंगे उसको इंग्लिश में, आपको वो कुंडली अलग से देखनी पड़ेगी। पर इन सभी कुंडलों की डैडी कुंडली को लग्न कुंडली बोलते हैं। तो उस एक कुंडली से सारी कुंडलियां निकलती, सैकड़ों तरह की, जो कि पर्टिकुलर एक एक प्रॉब्लम के लिए एक कुंडली है। हमें क्या लगता है हमारी सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक कुंडली में, ऐसा नहीं होता। आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए एक अलग सेपरेट कुंडली बन के आती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चंद्र राशि से ही पॉसिबल है, ये कभी भी सन साइन से पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद एक तीसरा निकल कर आता है। आपको याद होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारा नाम तो रमेश है, तो रा से तुला राशि हो गई मेरी। र से भी निकलता है, हाँ, नाम से भी निकलता है, नाम से राशि निकल आई। पुराने टाइम में क्या होता था, लोग मानते थे इस बात को कि जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ कर्क राशि में, तो कर्क राशि का लेटर होता है H, हा से आप उस बच्चे का नाम रखोगे। पंडित जी आएंगे, वो बताएंगे कि हा से नाम रखो, आप रख दोगे उसका नाम, ठीक है? हनी रख दोगे, लेट्स सपोज, ठीक है? आज के टाइम पे क्या हो गया कि सबको मॉडर्न नेम रखने हैं। हम गूगल पे भी करते हैं मॉडर्न नेम ऑफ
गॉडेस दुर्गा, मॉडर्न नेम ऑफ गणेश जी अपने बच्चे के लिए, तो विहांत, विवांश, अतिक्षा, इस तरह के आपको मॉडर्न नेम रखने हैं। तो पंडित जी कुछ भी बता कर जाएंगे, आपको वो नहीं सुनना, ठीक है, आपको अपने हिसाब से मॉडर्न नेम रखना है। तो अब ये समझो, मान लीजिए बचपन में आपका नाम था, लेट्स सपोज आपका नाम था रमेश प्रतिहस्ट, तो बचपन में तो तुला राशि थी आपकी, बड़े होके आपको लगा नहीं यार मुझे तो नाम अपना रखना है जॉर्डन, ठीक है, तो अब क्या राशि बदल जाएगी आपकी? नहीं बदलेगी। तो जो नेम राशि का कॉन्सेप्ट है ये अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि लोग कुछ भी नाम रख रहे हैं अपने। हाँ, इस हिसाब से तो आजकल आर्टिस्ट बनते उनका स्टेज नेम अलग हो जाता है। तो इसलिए अभी तो दो ही चीजों पे आप रहिए, सनशाइन और मूनशाइन, और इसका डिफरेंस समझ लीजिए। इजी है, गूगल करेंगे पता चल जाएगा, कुंडली बनाएंगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अभी बात हुई हमारी काल सर्प दोष और पितृदोष पे, मैं काफी रिलेट कर पाया, मैं आज तक भी समझ नहीं पाया हूँ, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में 90% जनता ऐसी होगी जो सुनते तो हैं काल सर्प दोष, ये होता क्या है और क्यों ऐसा पाया गया है कि अक्सर लोगों को, हर तीसरे बंदे को मुझे पता लगता है कि यार इसको भी काल सर्प दोष है, इसको भी काल सर्प दोष है। ये क्या होता है ये काल सर्प? ओके, तो सबसे पहली बात कि काल शब्द दोष जो हमारे ज्योतिष के ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जैसे कभी मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष को सबसे पहले आप इसको देखोगे तो ऋग्वेद में इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। ऋग्वेद को समझने के लिए कई सारे वेदांग बनाए गए थे, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते थे 10th में, इंग्लिश समझ में आती नहीं थी तो आप गोल्डन गाइड उठा लेते थे, गोल्डन गाइड में उसी बुक को और डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जिनको वेद नहीं समझ में आ रहा है वो वेदांग उठा लेते हैं। तो 6 वेदांग बेसिकली बनाए गए ऋग्वेद के लिए, जिसमें से शिक्षा वेदांग और भी कई सारे वेदांग थे। जो छठा वेदांग था उसका नाम था ज्योतिष वेदांग। अब ज्योतिष वेदांग में पहली बार एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के बारे में बताया गया, पर इसमें टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में और भी कई सारी चीजों के बारे में बात की गई थी, सिर्फ ज्योतिष के लिए नहीं था ये। तो यहाँ पर भी हमें ज्योतिष का बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटेड आंसर नहीं मिलता कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके नियम। फिर आते हैं ज्योतिष की दुनिया के फादर कह सकता हूं मैं उनको, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऋषि पराशर। अब ऋषि पराशर कौन है? ऋषि पराशर वही हैं, उन्हीं के डैडी हैं जिन्होंने गीता लिखी, जिन्होंने महाभारत लिखी, यानी कि ऋषि वेद व्यास जी के। तो वेद व्यास जी के डैडी ने लिखी थी ज्योतिष आपके। उनकी पुस्तक का नाम था बृहद पराशरी होरा शास्त्रम। ये फर्स्ट एंड ओरिजिनल टेक्स्ट था एस्ट्रोलॉजी के लिए जो पराशर ऋषि की तरफ से आया। अब उन्होंने लिखा नहीं था, जैसे आप हो, मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हो, तो मैं आपको कई सारे रूल्स बता रहा हूँ और यहाँ पे वो बैठ के रिकॉर्ड कर ले रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारी एक गुरु और शिष्य की कन्वर्सेशन वहाँ पे लिखी हुई है, इसमें उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म बताए। मजे की बात यह है कि इस पूरी किताब में कहीं काल शब्द दोष नहीं है, कहीं मांगलिक का भी जिक्र नहीं है। मांगलिक भी एक चीज है, हाँ। इन दोनों चीजों का यहाँ पे जिक्र ही नहीं मिलता। इसीलिए कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये काल शब्द दोष ना इट इज अ फ्रॉड, ठीक है, ये एक फ्रॉड चीज है, लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन होता क्या है ना कि कई सारी चीजें रिसर्च के साथ निकलती हैं। बार बार जब कोई चीज आप एक पैटर्न देखते हो ना तो उस चीज को सत्य मानने लग जाते हो। सही बात है। तो ये पैटर्न निकलता है राहु केतु से। अगर आपकी कुंडली में 12 खाने होते हैं, राहु और केतु इस तरह से प्लेस हो गए कि बाकी के जो 7 ग्रह हैं ये इनके अंदर आ गए, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, तो इसको बोला गया कि राहु और केतु ने बंधन में बांध लिया इन 7 ग्रहों को। अच्छा, ठीक है, इनको बांध लिया है। अब जब ये बंध जाते हैं तो इसको बोला जाता है काल सर्प दोष। ये 12 अलग अलग तरह के होते हैं और ये काल सर्प है क्योंकि सांपों के नाम पे रखा गया है। शंखपाल, चंद्रचूड़, यहाँ पे अनंतम काल सर्प दोष, और इस तरह के 12 अलग अलग सांप हैं, वासुकी, इनके नाम पर रखा गया है इसका नाम। और अलग अलग काल सर्प दोष का आपकी लाइफ में अलग अलग नियम होता है कि अलग अलग तरह से ये परेशान करेगा। किसी को शादी में करेगा, किसी को जॉब में करेगा, किसी को हेल्थ में करेगा, किसी को रिस्पेक्ट में करेगा, सम्मान में करेगा, तो अलग अलग तरह से परेशान करता है। अच्छा। दिक्कत यह है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास है कौन सा काल सर्प दोष। ठीक है, हम जाएंगे पर इसके उपाय क्या करें, उपाय क्या करें, पूछोगे पंडित जी से, पंडित जी बताएंगे कि पूजा करा लो। आप कहीं जाओगे पूजा करा लोगे, पूजा जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि वो किस काल शब्द दोष की पूजा कर रहे हैं। पूजा जो करवा रहा है उसे भी नहीं पता वो किस काल शब्द दोष की पूजा करवा रहा है। बस एक डर बैठा है मन में, उस डर से निजात पाने के लिए इतना सारी चीजें चल रही है। काल सर्प दोष बेसिकली लाइफ में एक ऐसी डेडली सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जब आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते, या जब आप बढ़ते बढ़ते एकदम से जीरो पे गिर जाते हो। और ये पैटर्न फॉलो होता है। काल शब्द दोष की वजह से लोगों की शादियां नहीं होती, लोगों की मैरिड लाइफ में डाइवोर्स हो जाता है। काल शब्द दोष की वजह से बेबी नहीं हो पाता, संतान में प्रॉब्लम आती है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर नहीं बन पाता, कितनी भी मेहनत कर ले प्रॉब्लम आती है। तो काल शब्द का दोष का मतलब ही ये है कि आपके जीवन में बंधन बन गया है। इसका उपाय, सबसे अच्छा उपाय होता है आप जितनी शिव जी की भक्ति करेंगे,
जितनी शिव जी की वंदना करेंगे आपका उतना लाभ होगा। और आपको एक चीज़ और मैंने देखी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। यूजुअली हम एक गलती करते हैं कि हमें बचपन में पता चल जाता है कि आपके ऊपर काल शब्द दोष है जी। हम उसकी पूजा करा देते हैं और उसके बाद जवानी तक भूल जाते हैं कि इसके पास काल शब्द दोष था। बट एक्चुअल में आपको कोई भी चीज़ अगर ठीक करनी है तो मेंटेनेंस लगती है। आपको काल शब्द दोष की हर तीसरे साल पूजा कराते रहना चाहिए, तो आपकी लाइफ मेंटेन रहे। मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं कॉल लेकर कि हमने तो करा ली पूजा जब हम 6 साल के थे, 7 साल के, तो अभी क्यों परेशान हो, पूजा करा ली थी तो इसीलिए कि आपने मेंटेन नहीं किया उस चीज को। आज तो मैंने हनुमान जी की पूजा कर ली, अब चलो 5 साल बाद फिर करूंगा कभी, ठीक है, ऐसे थोड़े होता मैंने करी तो थी पूजा। ऐसे किसी पौधे को एक बार पानी डाल दो, उसके बाद चलता रहे, बढ़ता रहे, होगा क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं। इसी तरह जब भी आपको काल शब्द दोष की कोई पीड़ा है तो आप उसकी बार बार पूजा हर 3 साल में एक रिपीटेड पैटर्न में कराएं। तो यही है काल शब्द दोष बेसिकली। बहुत ज्यादा इससे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप इसकी ढंग से रेमेडी कर लेते हैं। ये राहु और केतु का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे हिस्ट्री के अंदर, या ये हुआ क्या था? क्योंकि मेरे को तो पता है, जितना मैंने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न जनता को राहु केतु के बारे में नहीं पता होगा। हो सकता है बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी, तो थोड़ा डीप में बताएंगे कि राहु केतु कहाँ से उत्पत्ति इनकी हुई और क्यों ये हमारे नक्षत्र में इकलौते राक्षस हैं जो हमारे कुंडलियों में बैठते हैं। राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन की ही कथा से, ठीक है। ये एक असुर थे, पहले ये एक ही बॉडी थी, ओके। बट ये चालाक बड़ा था ये आदमी, ठीक है। इसने जब देखा कि अमृत कलश निकल गया है तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेते हैं, ठीक है। और मोहिनी अवतार देख के सब लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि बस उसकी सुंदरता ही देखते चले जाते हैं। पहले लड़ाई हो रही थी कि मैं अमृत पहले पीऊंगा, मैं अमृत पहले पीऊंगा, देवता इधर दानव इधर, ठीक है। तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेते हैं, मोहिनी अवतार लेकर कहते हैं कि मैं सबको अमृत पिलाऊंगी, ठीक है। अब सब उनकी खूबसूरती में ऐसे विवश हो गए हैं कि कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देवता एक लाइन में बैठ जाएं, असुर एक लाइन में बैठ जाएं। सब लोग मान गए मोहिनी जी की बात, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं देवता से अमृत पिलाना शुरू करती हूँ, उसके बाद असुरों तुम्हारा टाइम आएगा। प्लान ये था कि सब देवताओं को पिला देंगे, असुरों को नहीं पिलाएंगे, ठीक है। वो नहीं चाहते कि असुर भी अमृत हो जाएं, वो अमर हो जाएं। तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी अवतार में थे अमृत पिलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अमृत पिला रहे हैं। ये जो सहस्त्र बाहु था, इसको दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, प्लान में कुछ तो लोचा है, ये दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये कहता है कि यार बाद में अमृत मिले, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, देवताओं का भेष बनाकर इन्हीं की लाइन में बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो बहती गंगा में मेरा भी भला हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये देवताओं का भेष बना लेता है और देवताओं की लाइन में, लाइन ऐसे लगी होती है, उसमें जाके बैठ जाता है, ठीक है। अब मोहिनी जी आराम से धीरे धीरे अमृत पिला रही थी, सब अमृत पी रहे थे, इसने भी पी लिया अमृत, ठीक है। अब जैसे इसने अमृत पिया तब सबको ट्रिगर हुआ, यार ये तो हमारे गैंग का आदमी नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, तो अब भगवान विष्णु को लगा अरे यार ये तो गलती हो गई, तो उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उसका गला काट दिया। पर तब तक अमृत अंदर जा चुका था। तो उसकी जो 2 बॉडी हो गई, एक उसका नेक है जो कि अलग है और एक उसका धड़ है बाकी का जो कि अलग है, लेकिन ये दोनों अमर है। यहाँ से 2 बातें निकलती हैं। एक तो राहु केतु का जन्म होता है, जो ऊपर वाला बात है वो सर है वो राहु के नाम से जाना जाता है, जो नीचे का धड़ है वो केतु के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक बात और निकल कर आती है कि हम अक्सर, हमारे मम्मी पापा हमसे बोलते हैं कि अच्छे लोगों की संगत करो, ठीक है। राहु केतु ने कुछ क्षण के लिए देवताओं की संगत करी थी, उनके साथ लाइन में बैठ गए थे। इसलिए आज जब आप नवग्रह की पूजा करते हो तो राहु केतु को एज अ डाइटी मानकर, एक भगवान मानकर पूजा करते हो, एक असुरों की पूजा करते हो राहु केतु के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात भी निकल कर आती है। दूसरी है राहु केतु का जन्म हो गया। अब राहु केतु का जन्म हो गया, एक के पास सर है, दूसरे के पास धड़ है। ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज में दिखाई नहीं देते। चंद्रमा की जो उत्तरी ध्रुव पर परछाई बनती है वो राहु माना जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव पे परछाई बनती है वो केतु माना जाता है। अब परछाई की खास बात क्या है कि मैं किसी की परछाई देख के बता नहीं सकता कि ये मोटा है, काला है, गोरा है, कैसा है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ नहीं बता सकता। इसी तरह से ये दोनों प्लेनेट बहुत मिस्टीरियस है। इनके रिजल्ट कोई बता नहीं पा रहा है बहुत एक्यूरेटली, और इनके बारे में कोई नहीं बता पा रहा है बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली, ठीक है। बट मैंने जितना अपनी रिसर्च में पाया है, राहु आपकी लाइफ की अटैचमेंट है। आप जिन जिन चीज़ों के लिए ऑब्सेस्ड होगे, अटैच होगे, वो राहु है। अच्छा। और आप जिन जिन चीज़ों से डिटैच होना चाहोगे वो केतु है, ठीक है। मैं आपको इसकी और अच्छे से बताता हूँ। कुंडली है, 12 घर होते हैं कुंडली में, हर एक घर का अलग अलग रिजल्ट होता है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है आपके, फर्स्ट हाउस क्या कहता है, फर्स्ट हाउस कहता है आपकी पर्सनालिटी, आपके सोचने का तरीका, आपके विचार करने का तरीका। अब राहु वहां बैठ गया तो आप किससे अटैच होगे,
अपने आप से, अपने सेल्फ से, ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने बारे में सोचने वाले बन जाओ। अगर ऐसे लोगों को आप सेल्फिश बोलते हो, ठीक है। अब जो भी राहु लगन में लेकर बैठे हैं, अकेला राहु, ये कभी मानेंगे नहीं हम सेल्फिश हैं, ठीक है, पर ये होते हैं। इनके आसपास वाले लोगों से पूछो, ये पहले अपने बारे में सोचेंगे, दोबारा किसी और के बारे में सोचेंगे, ठीक है। राहु अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए, सेकंड हाउस धन का है, पैसे का है, किससे ऑब्सेस्ड हो जाए? पैसे से ऑब्सेस्ड। आप पैसे से ऑब्सेस्ड हो जाओगे। लेकिन याद रखने वाली बात ये भी है कि राहु एक अधूरा प्लेनेट है या एक अधूरी बॉडी है, उसके अंदर हमेशा एक अधूरापन है कि मेरा केतु मुझसे दूर है, ठीक है। जब भी वो किसी भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन आपके साथ रहेगा, अधूरापन आपके साथ रहेगा ही रहेगा। राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, आप मनी के लिए ऑब्सेस्ड हो, अटैच हो उससे, लेकिन उसी मनी से आपको अधूरापन भी रहेगा। आप महीने का 10 करोड़ कमाओगे, फिर भी लगेगा यार कम है यार, ठीक है। वो देखो यार, वो अंबानी देखो ज्यादा कमा रहा है मुझसे, ठीक है। खुश आप तब भी नहीं रहोगे, और नहीं कमा रहे हो तो वैसे ही डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो राहु ऐसे खेल करता है। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस की बात आपसे कही, राहु वहां बैठा, आप अपने बारे में बहुत सोच रहे हो पर कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे अपने आप से, ठीक है, कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत कम निकल कर बहुत आगे आया। बहुत सारे होते हैं लगन में राहु लेके बैठते हैं, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, पर वो कभी खुश नहीं हो पाते अपने आप से। राहु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है थर्ड हाउस में। जिनकी थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको, क्योंकि थर्ड हाउस है मेहनत का, और राहु है उपद्रवी आदमी। जहाँ पे उपद्रवी लोग हैं, यहाँ पे जंग हो रही है, वहां पे एक वॉरियर की ही जरूरत है, तो राहु इज दैट वॉरियर, ठीक है। तो ये आपको मेहनत से ऑब्सेस कर देता है वहां बैठ और कर, ठीक, और मेहनत का। तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत सफल देखा है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप रात के 3 बजे के बोलोगे एक काम है, वो करेंगे, चलो करते हैं। राहु इन थर्ड हाउस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा माना जाता है। राहु इन फोर्थ हाउस, चौथे घर में अगर राहु आपका बैठ जाए, ठीक है, तो ये मदर का घर है, ये फैमिली इन्वायरमेंट का घर है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत अटैच होता है, पर उसी से डिससेटिस्फाई भी होता है, संतुष्ट भी नहीं होता। और राहु फिफ्थ हाउस में बैठे, संतान का घर है, संतान से बहुत टूट कर प्यार करेंगे ये लोग, पर संतान से ही डिससेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। पापा की बात नहीं मानेंगे बच्चे, ठीक है। तो राहु फिफ्थ हाउस में बैठेंगे, इस तरह की चीजें होंगी उनके साथ। राहु सिक्स्थ हाउस में फिर से एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस बोलता है रोग, रिपु, ऋण, बीमारी और आपकी लॉ सूट्स आओ, ठीक है। राहु इन सब से ऑब्सेस भी करेगा और आपको इन सब में अच्छा खेलने का लायक भी बनाएगा। जितने भी हाउसेस आपके हॉरोस्कोप में परेशानी वाले हैं, जैसे कि 3, 6, 11, 8, इनमें जब राहु बैठेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उपद्रवी ग्रह उपद्रवी जगह पे अच्छा करते हैं, ठीक है। इस तरह से राहु के बारे में। राहु 12th हाउस में अगर बैठ जाए, 110% लोग विदेश जाएंगे, फॉरेन जाके ही मानेगा राहु, ऑब्सेस कर देगा विदेश जाने से। आप में से आप देखना कमेंट करेंगे लोग जिनका राहु 12th हाउस में है, वो फॉरेन में या तो बैठे या तो प्लान करना है, जो नहीं गए वो जाने वाले, उनकी टिकट कटेगी। पता कैसे लगाएं कैसे राहु कहाँ बैठा है मेरा? अरे कुंडली बना रहे थे। बेसिकली आप जहाँ पे नंबर देखते हो ना, वो नंबर से कंफ्यूज मत होना, वो हाउस का नंबर कभी नहीं होता, ठीक है। आपकी कुंडली में जो छोटे छोटे नंबर लिखे वो राशि के नंबर होते हैं, अच्छा, कि कोई प्लेनेट किस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे ये आपका हाउस है, ये कभी उठ के कहीं चला नहीं जाएगा, सही बात। तो आपका जो फर्स्ट हाउस है वो हमेशा फर्स्ट रहेगा, चाहे मेरी हो, चाहे इनकी हो, चाहे किसी की भी कुंडली हो, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस फर्स्ट रहेगा। थोड़ा सा भी आप गूगल करोगे, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अपनी कुंडली कैसे देखें वीडियो देखो, पूरा ज्योतिष समझ में आ जाएगा आप, सही, आराम से। 1 घंटे का वीडियो बनाया, सब कुछ उसमें मैंने बताया। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सब समझ में आ जाएगा। लवली। अब ये बताइए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, हाँ, ठीक है। आपने केतु के बारे में भी बात करी, ठीक है। केतु जैसे मैंने कहा, इट इज अ वेरी लवली प्लेनेट, बहुत प्यारा ग्रह है, ठीक है। और इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि तुमसे कहता है कि छोड़ो ना यार, जाने दो, ठीक है। अच्छा, हर एक ग्रह आपको फंसाने आया है इस धरती पे। राहु आपको अटैचमेंट में फंसाएगा, बुध आपको पैसे में फंसाएगा, सूर्य आपको अहम में, फेम में, शोहरत में फंसाने आएगा, शनि आपको मेहनत में फंसाने आएगा, हार्ड वर्क में फंसाने आएगा, मंगल आपको पावर का नशा देगा, पावर में फंसाने आएगा, हर कोई, शुक्र आपको वैभव में, लग्जरी में फंसाने आएगा। सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कहता है छोड़ो ना यार, जाने दो, वो सिर्फ केतु है। केतु कहता है छोड़ो, लेट इट गो, जाने दो, नहीं करना इसके पीछे, नहीं जाना इसके पीछे, ठीक है। और केतु की जिस दिन आप बात मानते हो, जिस दिन आप केतु की बात मानोगे, कहोगे छोड़ो ना, जाने दो, उस दिन वो केतु जिस हाउस में बैठा होगा उसको सफल कर देगा आपके लिए। केतु अगर आपके धन हाउस में बैठा है, मनी हाउस में, सेकंड हाउस में बैठा है, अगर ऐसा व्यक्ति पैसों को छोड़ेगा नहीं तो ये गरीब मिलेगा आपको। ये बिल्कुल बेगर टाइप की सिचुएशन होगी, कमाएगा खूब, बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। अगर सेकंड हाउस में केतु बैठा है, अगर ये कंजूस है। लेकिन अगर यही सेकंड हाउस का केतु वाला व्यक्ति ऐसा अपना नेचर बना दे, यार पैसा ही तो है, छोड़ो ना, जाने दो,
खर्च कर लिया, कमा किस ले रहे हैं, मन किया आईफोन खरीदने का खरीद लिया, घर वालों को देने का मन किया दे दिया। अगर ये एटीट्यूड है तो इससे अमीर आदमी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिस दिन आप अपने प्लैनेट्स की बातें समझते हो उस दिन आपके ये प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई कुंडली खराब नहीं होती, बस आपको ये समझने की देरी है किसका कैसे वो क्या कहना करें। क्या चाहती है आपसे, वो क्या कह रही है कि भाई ये करो, तुम बने नहीं हो उस काम के लिए, तुम्हें ये करना है, ठीक है। जिस दिन आप वो काम करने लग जाते हो उस दिन वो कुंडली, हर कुंडली अच्छी हो जाती है आपकी, ठीक है। केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, ऐसे लोग साइकिक होते हैं। साइकिक मतलब कि इनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होती है कि दूसरों की डेथ देख लेते हैं अरे अपने सपने में। कितने लोगों से मेरी बात हुई, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो कहते हैं सपने में दिख गया था कि डैडी या ग्रैंडफादर की डेथ इस तरह से होगी, उसी तरह से अगले दिन या 10 दिन बाद हो गया, ठीक है। कितने लोग लाइन लगी हुई है, आपके कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। केतु वाला व्यक्ति फर्स्ट हाउस में जो केतु लेकर बैठा है वो आपसे बात करेगा, आपकी इंटेंशन बता देगा कि क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे। ये ऐसे साइकिक होती है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होती है। बट केतु इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। वो भी तो एक अधूरा प्लेनेट है ना। अब उसका अधूरापन कहता है कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी। केतु जिसकी प्रोमिनेंट होगा, या जो लोग 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए होंगे किसी भी महीने की, ये लोग कंफ्यूज जरूर मिलेंगे आपको कि करना क्या है। फैसला लेते समय 4 लोगों से पूछना पड़ता है, और क्यूरियस बहुत मिलेंगे, हर चीज को इनको जानना है, ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। पड़ोस वाले में आंटी जी क्या कर रही हैं, ठीक है। इनको क्यूरियोसिटी और कंफ्यूजन, ये 2 हथियार है। तो ये एक तरह से 2 धारी तलवार है केतु। एक तरफ आपसे कह रही है कि आपको सारी चीजें पहले से पता करवा दूंगा। इवन मैनिफेस्टेशन के लिए भी केतु बहुत अच्छा होता है। जिनका केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, 4th में या 10th हाउस में बैठा है, ऐसे लोग जो चीजें सोचते हैं वो पूरी हो जाती है, ठीक है। अब आपको सुनने में लगेगा कि ये तो बड़ी गजब की बात है, सोचो सच हो जाए, पर इनके साथ एक दुविधा है, ये अपने लिए बुरा ही सोचते हैं, ठीक है। अपने लिए ये यही सोचेंगे यार लगता है मेरी किस्मत खराब है। जैसे ये बोलेंगे, इनका केतु कहेगा जो हुकुम मालिक, आपकी किस्मत खराब, आपने बोला मैं सच कर देता हूं। आप देखना, आपको जितने 7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग मिलेंगे या केतु जिनकी कुंडली में प्रोमिनेंट मिलेगा, उनका यही नेचर है। और वो ये भी बोलेंगे मैं जो बोलता हूँ सच हो जाता है, तो क्यों बोल रहे हो बुरा, ये केतु का कर्स है, ठीक है। 2 धारी तलवार है, ठीक है। इसलिए मैं इनसे कहता हूँ कि देखो आदत तो सुधरेगी नहीं, जो 25 साल 35 साल हो गए आपको, आप लिखो, आप पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू करो, और एक बार नहीं बार बार लिखो। एक बार आपके केतु के मन में वो अनकॉन्शियसली भी चला जाएगा और वो आपको मैनिफेस्ट कर देगा। तो यू हैव अ वेरी ग्रेट पावर, बट आपको उसको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है। ऐसे पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है केतु की और राहु की। क्या जबरदस्त स्टोरी है यार, कितना मतलब ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग हो गया ना, मुझे लगता है घर घर तक पहुंचने वाला है ये पॉडकास्ट। ज़रूरी है ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष की जो नॉलेज है। अब मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इस बारे में, और मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं DU से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स की है मैंने, तो मेरा भी टेम्परामेंट यही कहता है कि यार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस दिन स्पिरिचुअल लाइफ में आए, बहुत सारी चीज़ों के लॉजिक मैंने ढूंढे। मैंने किताबों के बारे में बहुत किताबें भी पढ़ी मैंने इस बारे में, कई कोर्सेज भी किए मैंने इस बारे में। पिताजी मेरे थे तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो मैंने एक चीज़ पाई, लॉजिक किल्स मैजिक। और अभी साइंस वहां तक पहुंचा नहीं है जिस चीजों की बातें ज्योतिष में की जा रही हैं। हमें 2 प्लेनेट दिखाई देते हैं अपनी आंखों से, एक सूर्य एक चंद्रमा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें अपनी ह्यूमन लाइफ में नजर आता है। सूर्य की वजह से जिंदगी, ये चंद्रमा की वजह से हमारा पूरा जो रात और दिन का चक्र है वो चल रहा है, जिस वजह से हम जी पा रहे हैं, ठीक है। बाकी के प्लेनेट्स हमें दिखते नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि जो दिख नहीं रहा है कि वो उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कोई तवज्जो नहीं दी हमने उसको, जो कि गलत है, ठीक है। अभी तक आप देखो चंद्रयान पर उसके दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने में कितने साल लग गए जो ह्यूमन रेस को, अब जाके 2023 में पहुंच पाए हैं, ठीक है। और पहुंचने के बाद भी वहां पे जो मेन जो लोग हैं, प्रेसिडेंट वगैरह, उन्होंने भी बोला कि हमने तो सारे वेदास खंगाले। अभी मंगल तक पहुंच पाए हो, अभी तो शनि तक की बड़ी लंबी दूरी है। जब तक आप वहां पहुंचोगे तब तक मुझे लगता है कि जो लॉजिक अभी तक नहीं मिलते हमें ज्योतिष को लेकर, वो भी मिलने लग जाएंगे, और वो जरूर वहां पर है। हमारे एंसेस्टर्स बहुत आगे थे हमसे, ठीक है। वो टाइम, हम जैसा सोचते हैं ना कि टाइम लीनियर चल रहा है, कि आज हमें कब नॉलेज, आज हम छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और बड़ा हो जाएंगे, नहीं, टाइम हमेशा सर्कुलर होता है, ठीक है। दिन के बाद रात आती है एक चक्र में, गर्मी के बाद सर्दी आती है एक चक्र में, और फिर से चीजें रिपीट होती हैं। तो हमारे एंसेस्टर ऐसी जगह बैठे थे जो हमसे टाइम में आगे थे, हमसे नॉलेज में आगे थे, हम उनसे पीछे हैं। अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं ताकि हम एक सर्कल की तरह उनकी नॉलेज को प्राप्त कर सके। एक जगह किसी की बात सुनी थी, होता है ना लोग बोलते हैं कि यार भगवान है नहीं है, मैं कैसे मान लूं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वाटर का तो केमिकल कॉम्पोजिशन हमें पता है, H2O। आग दिखती है, आज तक कोई कॉम्पोजिशन नहीं पता लगा है कि आग है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्यों है। तो सामने सामने देखते हैं भगवान तो, और ये सारी चीजें बिल्कुल सही है।
36 लगन की बात होती है ना, कि 36 नहीं, लगन में मतलब शादी के टाइम पे बात होती है कि 36 के 36 गुण मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया होता है। नहीं, बढ़िया नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो भगवान राम और सीता जी की कुंडली ब्रह्मा जी ने मिलाई थी, 36 में 36 गुण मिल रहे थे। मैरिड लाइफ आपके सामने है। ठीक है, तो 36 गुणों की बात आपने छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में उतना रेलेवेंट रह नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें 36 गुणों में एक 8 अष्टतालिका आती है। अष्टतालिका में सबसे नीचे नाड़ी मिलता है आपको। उस नाड़ी का मतलब था प्योरिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, हम ठाकुर हैं, ठाकुर में शादी करेंगे। ठीक है, और खंडानंद त्रिपाठी नहीं, मिर्जापुर वाला, त्रिपाठियों का बीज त्रिपाठियों में ही जाएगा, ऐसा एटीट्यूड हुआ करता था लोगों का। अब बताओ, कोई मुसलमान से शादी कर रहा है, कोई कहीं से शादी कर रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन से शादी कर रहे हैं, उनके रेस अलग निकल कर आ रही है, कहीं कहीं लोग म्यूटेट हो रहे हैं। तो अब ये बात उतनी रेलेवेंट रही नहीं गई आज के टाइम में कि वो ब्लड प्योरिटी रहेगी। आप न जाने किसके साथ जा रहे हो, न जाने कहाँ से वो आया है। ठीक है, तो ब्लड प्योरिटी वाली बात आज के टाइम पे नहीं लागू होती है। नाड़ी के बाद एक गोत्र वाली बात आती थी कि अगर मेरा गोत्र और लड़की का गोत्र सेम है तो हम शादी नहीं कर सकते। गोत्र का मतलब होता है कि मेरे जो एंसेस्टर हैं, जैसे मान लो मेरा वत्स गोत्र है तो मैं वत्स ऋषि का एंसेस्टर हूँ। आपका भारद्वाज गोत्र है तो आप भारद्वाज ऋषि की ब्लड लाइन से आए हो। ठीक है, तो अगर लड़का लड़की दोनों का भारद्वाज गोत्र है यानी कि एंसेस्टर सेम था, यानी कि आप और मैं भाई बहन हो गए, तो हम शादी नहीं कर सकते। पर आज के टाइम पे, और ये भाई बहन को वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल को चल के जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करोगे, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे आपके मंद बुद्धि पैदा होंगे, अपंग पैदा होंगे। ये भी साइंस ने प्रूव किया इस चीज को। तो यही चीज हम भी कहते थे कि गोत्र सेम हो, भाई बहन को शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट अब क्या हो गया है कि अब नहीं पता कि कौन किस गोत्र में था, बीच में किसने क्या म्यूटेट किया और अब लोग कहाँ पे आ गए। तो ये उतना रेलेवेंट अब नहीं रह गया है। उसके बावजूद भी कई जगहों पर इसका अभी भी रिजल्ट देखने को मिलता है नाड़ी दोष का। एक दोष जो मैं सबसे खतरनाक मानता हूँ 36 गुणों की जब आपने बात करी, वो भकटू दोष है। इसको 36 में से 7 नंबर दिए गए, इसके बाद 7 का कैटेगरी है। ये आपकी और आपके पार्टनर के बीच की रिस्पेक्ट को दर्शाता है। भकटू दोष अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में है तो ये पाया जाता है कि आप अगर एक बेडरूम में सो रहे हो तो कोई एक बीमार हो सकता है अक्सर, और अननोन रीजन से बीमार हो सकता है। दूसरी चीज, भकटू दोष कहता है कि 2.5 साल के बाद रिस्पेक्ट कम हो जाएगी पार्टनर्स की, 8 साल के बाद फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो वैचारिक तलाक की बात करता है। तो आपको कुंडली में भकटू दोष जरूर देखना चाहिए उस अष्टतालिका में। बाकी चीजों को मैं कहूंगा कि आप उसको इग्नोर भी कर दो तो काम चल जाएगा। फिर करें क्या, फिर कुंडली मिलान का औचित्य क्या रह गया। आपको ना लोगों की पर्सनल कुंडलियां देखनी है। मेरी कुंडली में कहीं अफेयर का योग तो नहीं है, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा जल्दी, कोई क्रॉनिकल डिजीज तो नहीं है, कहीं गरीबी तो नहीं है। ठीक है, और मेरे संतान का योग है या नहीं। अगर ये 5-6 क्राइटेरिया जो फिक्स है मेरे ठीक है, आपके ठीक है, तो गुण कम भी मिले हम शादी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है ग्रह मिलान करना। तो आज के टाइम में ग्रह मिलान ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है लोगों को। कुंडली मिलान थोड़ा सा आउटडेटेड मेरे मानने में ऐसा हो चुका है। कितनी डीप बातें और कितनी चीजें सीखने को मुझे मिल रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और मेरे पास मतलब हर सवाल के अंदर से कुछ बातें हैं और उन बातों के अंदर से बहुत सारे सवाल ऐसे निकल रहे हैं, बट फिर भी मुझे टाइम को रिस्पेक्ट करना है क्योंकि आपको भी जाना है और मेरी भी फ्लाइट्स हैं। अगर आप हमारे को देख रहे हो, अगर आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मजा आया है, पहली चीज तो मैं हर पॉडकास्ट के अंदर ये बात बोलता हूँ कि वापस से पिछले 1-2 साल के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है कि इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इनकी बहुत ज्यादा बात हो रही है, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष शास्त्र की बात हो रही है। तो वापस से हम कहीं ना कहीं अपनी रूट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये पिछले पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात हुई थी कि हमारे तो बहुत सारे वेदास और बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारी किताबें जो हमारे एंसेस्टर्स ने लिखी थी वो तो जला दी गई हैं। जो बचा खुचा है हमारे पास उसी से हम चीजें निकाल पा रहे हैं, राइट। तो अब जो चीजें वापस से दुनिया को दिया जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि इसको पूरे भारत में घर घर तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ईच वन टीच वन वाला कॉन्सेप्ट को भी अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत आगे हम निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला तो टास्क ये है कि अगर आप इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा है आपको तो आप इसको शेयर जरूर करना। सेकेंडली, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल को जरूर लिखिएगा। इसके अलावा मतलब अगर आप लिखते हैं और मुझे कुछ क्वेश्चंस रिलेवेंट लगता है तो मैं वापस से इनको जरूर इनवाइट करूंगा। आप आएंगे भैया? बिल्कुल आऊंगा मैं, बिल्कुल। तो ये आएंगे, आपके क्वेश्चंस फिर मैं इनसे पुट अप करूंगा। भैया एक सवाल ऐसा है कि जैसे आपने बहुत सारी चीजें मुझे भी पर्सनली बताई कि आपकी कुंडली में ये चीजें, अगर आप ये चीजें पहनते हो या इन चीजों का पूजा करवाते हो, करते हो, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। अब ऐसे ही बहुत सारे पंडित होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ढोंग भी करते हैं। मैं तो साफ बोलूंगा, ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, कुछ जैसे आपने बोला बर्ड आई व्यू, ऐसी बातें बोल देंगे
जो कि जेनरिक बातें हैं, सबको ही पता है कि अरे आप तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम दुनिया के लिए भला करते हो, लेकिन तुम्हारी बुरा होता है, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है, तो उसको फील होगा कि यार हाँ, हर इंसान को लगता है कि वो अच्छा इंसान है। तो इस तरह की बातें करके बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सच कौन बोल रहा है, क्या मुझे पहनना है, किस चीज से मुझे दूर रहना है, किस चीज की मुझे पूजा करनी है, किस चीज से मुझे बचना है? ये जो मुझे इंसान बता रहे हैं वो कितने, बेसिकली सवाल ये है कि किसी की क्रेडिबिलिटी का पता कैसे लगाएं कि वो इंसान कितना क्रेडिबल है। मैं आजकल नोएडा में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए कुछ डेवलपर चाहिए, ठीक है। तो मैंने डेवलपर्स को हायर किया। एक डेवलपर आता है हमारे ऑफिस में और बैठ के 3 दिन तक कुछ काम करता है, अच्छा काम कर रहा है, उसने स्टार्ट किया, हमको दिखाया। अगले हफ्ते क्या करता है कि वो 3 दिन से कह रहा है मैं बग फिक्स कर रहा हूँ, बग फिक्स कर रहा हूँ, बग फिक्स कर रहा हूँ। चौथा दिन आया, फिर से वो बग फिक्स कर रहा है। बाद में हमको पता चला कि वो फ्रीलांसिंग का काम कर रहा था किसी और के लिए, हमारे यहाँ बैठकर, हमारे वर्क प्लेस पे। वाह, अब ये बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, ये करते हैं लोग, ठीक है, कि एक साथ कई सारे काम कर लेते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मुझे पहले दिन क्यों नहीं पता चला, वो मुझे क्यों बेवकूफ़ बना ले गया? पता है इसका आंसर? इसका आंसर है कि मुझे डेवलपिंग के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जब मुझे नहीं पता तो आप जो कहोगे वही है मेरे लिए सत्य, ठीक है। तो यही चीज़ ज्योतिष पे भी तो अप्लाई होती है। जब आपको ज्योतिष का काखा गागा नहीं पता, आपको अपनी राशि तक का ज्ञान नहीं है, जो कि अपनी इसी संस्कृति की नॉलेज है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे वाले से? यू हैव टू सम नॉलेज, आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी में वो लोग आते हैं जो कि इस तरह की बातें कहते हैं कि मंगल 10वें घर में बैठा है, इसकी दृष्टि आ रही है, इसका क्या मतलब होगा पंडित जी, ठीक है। ये क्वेश्चन करने वाले उनको पता है, मतलब, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अपने जीवन में बीटेक कर लिया, आप सीए हो, आप न जाने कितनी कठिन कठिन पढ़ाइयाँ कर कर आए हो। ज्योतिष सीखना, उसके बेसिक सीखना, इट इज़ अ मैटर ऑफ 10 to 15 डेज। 10 से 15 दिन में आप इतने लायक बन जाओगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कोई आपका बेवकूफ़ नहीं बना रहा, कोई आपको कुछ गलत नहीं पट्टी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका यही तोड़ है। अगर आपको किसी चीज़ की, किसी विषय के बारे में नॉलेज है तो आप काउंटर कर सकते हो, आपका ज्ञान है तभी आप काउंटर कर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त। अदरवाइज हर एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास इतने फलाने साल का एक्सपीरियंस है, ढिकाने साल का एक्सपीरियंस है। आप बात सच कह रहे हो, होता है फ्रॉड, लोग करते हैं यहाँ पे ढोंग, ठीक है। एक वीडियो देखकर आए, वो बन गए एस्ट्रोलॉजर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ से कंटेंट उठाया, यहाँ पे बोला, और ये हो रहा है। और दुख होता है बताने में कि इतने भयंकर तरीके से हो रहा है। मेरी एक क्लाइंट यूएस से, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि पंडित जी साउथ में एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके और आपके पति के बीच जो लड़ाई चल रही है मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा, मैं हिमालय जाके ये तपस्या करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, और सब कुछ हो जाएगा, 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 70 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने दे दिए 70 लाख रुपए, उसके बाद फोन उठना बंद हो गया, ठीक है। इतना बड़ा फ्रॉड। ये फ्रॉड, ये एक कहानी नहीं है, एक आई थी नाम पंजाब से थी, ठीक है, उनकी कहानी सुन के तो आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम बहुत वनरेबल होते हैं ना, हमारा रिश्ता टूटा होता है, हमारे घर में कोई बीमार होता है ना, इमोशनली होते हैं, तब आते हैं ऐसे लोग एक्शन में जो आपका फायदा उठाते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं है, ये हर क्षेत्र में। डॉक्टर भी आपका ऐसे ही फायदा उठाएंगे हॉस्पिटल में कि 8 लाख लगेगा, पापा बीमार है, वेंटिलेटर पे जाओ, लेकर आओ। आप अपने आप को बेच कर लेकर आओगे 8 लाख रुपए। वकील ऐसे फायदा उठाते हैं आपका, ठीक है, कि आपके भाई को जेल हो जाएगी, आपको इतना रुपया तो जमा करना है, जज को देना है, इसको देना है, फलाने को देना है, वहां भी फायदा उठाया। व्हेन एवर यू आर वनरेबल, लोग आपका फायदा उठा लेंगे। तो यहाँ पर मैं उनकी जो आपको बात बता रहा था, उनका ब्रेकअप हुआ था, उनको बहुत प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड से, तो चाहती थी कि ये वापस आ जाए। बहुत इमोशनली, कुछ लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो उन्होंने किसी मौलाना साहब को कांटेक्ट किया, वो भी एस्ट्रोलॉजर होते थे, और उनका ये था कि 7 दिन में आएगी, दौड़ी बाहों में लपेट जाएगी, ठीक है। तो बाबा इकबाल के जो ऐड नहीं देखते, सौतन से परेशान, ठीक है। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा 32,000 रुपये लगेंगे, मैं एक बकरा काटूंगा और पूरी आपकी तंत्र विद्या करूंगा, वो आपके पास वापस आ जाएगा। उन्होंने दे दिए 32,000 रुपये। कुछ नहीं हुआ, महीने भर उन्होंने फिर फोन किया, कुछ नहीं हुआ। तो लग रहा है उधर से भी बहुत ज्यादा काला जादू हो रहा है, मुझे उससे फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, 50,000 और लगेंगे, ठीक है। उन्होंने वो भी दे दिए। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था, अभी तो पैसे का नुकसान मैं बहुत बड़ा नुकसान नहीं मानता, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें एक ऐसी तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी जिसमें आपको अपनी नग्न फोटो मुझे भेजनी पड़ेगी, ठीक है। उस फोटो से मैं ऐसी तांत्रिक क्रिया करूंगा कि आपका बॉयफ्रेंड अब आपके पास ही आ जाएगा। वो फोटो उसको भेज देती। इतना इमोशनल कमजोर है इंसान,
और उसके बाद अब पावर उसके हाथ में, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल इस बात को लेकर किया था कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, अब मैं क्या करूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपको पुलिस के पास जाना है, इसमें मेरा हाथ नहीं। बट इंसान इतना डर चुका है कि वो फिर से एक जगह से निकलने के लिए दूसरी जगह जा रहा है। एक्चुअली में हमने उनकी बहुत हेल्प भी करी, इसके बाद उनको पुलिस वगैरह से कांटेक्ट करवाया, उसके बाद वो चीज़ें सॉल्व हो गई। बट इस पूरी कहानी में किसी को जज मत करिए, सिर्फ अपने आप को जज करिए। क्या आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ठीक है, कहीं आप बहुत ज़्यादा वनरेबल होकर तो नहीं आ गए हो कहीं पे? ज़रूरत नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ों की, ज़रूरत है आपको अपने आप को जितना बेहतर आप बनाओगे इमोशनली, आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप खुद ही अलाउ करते हो कि तुम मेरा काटो। अब जब तक आप ये अलाउ नहीं करोगे, कोई आपका काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता। आज से पहले कितने स्कैम होते थे, ठीक है, कि 16 डिजिट का नंबर बता दो, पीछे 3 CVV का नंबर बता दो, एक OTP आएगा वो बता दो। ठीक है, जैसे जनता नॉलेज हुई, अवेयरनेस आई, लोगों ने समझा इस बात, अब नहीं होता। अब नए नए तरीके आ रहे हैं, बट अब वो पुराना तरीका काम नहीं करता। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अपने आप को अवेयर बनाइए। जितना आप अवेयर करोगे अपने आप को, उतना इन चीज़ों से बच जाओगे। ये तो तरीके कितने भी आप निकाल लो, आप यही लॉजिकल आंसर है। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता इसके अलावा कि मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत अच्छा बताऊंगा। मेरे पास भी आओ, तब भी अपने आप को एम्पावर करके आओ। आप जितना एम्पावर रहोगे उतना ही आप अपना भला कर रहे हो। एम्पावर इंसान सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से होता है, ज्ञान से होता है। आज इनको किसी चीज़ की नॉलेज है इसलिए ये एम्पावर है, मुझे एक सब्जेक्ट की नॉलेज है मैं उसके लिए एम्पावर हूँ। ऐसे तमाम दुनिया भर के लोग हैं, आप भी एम्पावर हो जाइए। एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करता है लोगों की, ज्योतिष बहुत हेल्प करता है। मैं खुद रोज लोगों से मिल रहा हूँ। अब तो ऐसा टाइम आ गया है, करते करते कई साल हो गए कि अब लोग रिपीट में आ रहे हैं, जिनसे 1 साल पहले 3 साल पहले बात करी थी, अब वो फायदा मिला होगा तो अब वो वापस कॉल ले रहे हैं। और पहले जो वही इंसान जो कहता था अरे हटो 2000 रुपये बहुत ज्यादा है, आज 15-15, 20-20 हजार रुपये दे के आ रहा है और खुशी खुशी बात कर रहा है कि पंडित जी ये काम मेरा हो गया, वो आप आगे बता दो। पहले जब वो इस व्यक्ति आया था तो अपने प्रश्न लेकर आया था, जब वो घबराहट में था या डर में था, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा। अब वो आ रहा है प्लानिंग के लिए कि मेरे आगे के 3 साल की प्लानिंग बता दो, ये तो हो गया, आप बताइए। ठीक है, जिस दिन आप इस स्टेज पे पहुंचते हो ना कि आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडिंग टूल लेने लगते हो, एक प्लानिंग के लिए टूल लेने लगते हो, उस दिन आप समझ जाना कि आप एम्पावर हो गए हो। जिस दिन आप इसे क्विक फिक्स लोगे कि एक दिक्कत हुई, लाओ इसे फिक्स कर लूं, आज रिया मुझसे नाराज हो गई, लाओ आज कुछ उपाय कर लेता हूं, ये अब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। आप इस इतने अहम ज्ञान का ना अब्यूज कर रहे हो। तो ज्योतिष के पास जाएं, अच्छे क्वेश्चंस लेकर जाएं और उनसे पूछें, तसल्ली से वो आंसर देंगे। हर एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये दुनिया हर एक प्रोफेशन में बटी हुई है जहाँ पे अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। आप कौन हो, आप कितने एम्पावर हो, ये डिसाइड करेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछते हो ना 4 लोगों से कौन से अच्छे डॉक्टर हैं, फिर आप जाते हो। ठीक है, तो जिसने नाम बनाया है वो अच्छा ही है। ठीक है, आप इस तरह से वहां जा सकते हैं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन मेरा इस पॉडकास्ट का ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है उसको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब अगर किसी की कुंडली देख लें तो उनकी कुंडली देख के भी उनकी लाइफ के बारे में काफी सारा कुछ बता सकते हैं। तो उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनकी भी कुंडली है, उनको अपने बारे में भी सब कुछ पता होगा। तो क्या उनकी जिंदगी में दुख होते भी हैं या वो पहले से सारी मैनेज करके रखते हैं कि अच्छा इनको ऐसे शांत करना है? मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है, उनकी शनि की 7.5 शुरू हो गई। ठीक है, मैंने उनकी कुंडली देखी है, घर के बात है। मैंने बोला कि भैया मीन राशि है, 7.5 जनवरी में लगी है और तुम्हारे शनि तुम्हारे रोग के स्थान पे बैठे, और शनि हमेशा पेट को या तो हड्डी को अटैक करते हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारी हड्डी टूट सकती है, ठीक है, संभल के चलो। ठीक है, ये घर की बात है। नहीं चला इंसान संभल के। ठीक है, वैसे उन्होंने गाड़ी वाड़ी चलाना छोड़ दिया, ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया उस टाइम पीरियड में, बेड से गिर गए, रिप्स टूट गई। तो जो चीज़ें लिखी हैं आपके होने वो होके रहेंगी। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को ये सोच रहे हो ना कि वो आपका भाग्य बदल देगा, सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता सिवाय श्री कृष्ण के। ठीक है, श्री कृष्ण के पास ही दम है आपका भाग्य बदलने की, अदरवाइज किसी के पास दम नहीं। हम बारिश में छतरी खोल सकते हैं आपके लिए। अब मैंने कैसे छतरी खोली, मैंने उसी वक्त ये भी बोला कि भैया मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है, उनका नहीं था मेडिकल इंश्योरेंस, उन्होंने करवा लिया। ठीक है, जब रिप्स टूटी हॉस्पिटल गए, 4.5 लाख का खर्चा आया, बेड रिडन हो गए, सब कुछ हुआ। ठीक है, पर एक भी पैसा जेब से नहीं गया। तो एक फ्रंट पे हम बच गए, अदरवाइज एक मेडिकल बिल 4.5 लाख का एक बड़ी बात है, कईयों के लिए बड़ी बात होती है। ठीक है, आप अपनी गरीबी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होते हो, पूरा परिवार गरीबी में आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ज्योतिष ने वो छतरी खोल दी, जो होना था वो हुआ,
पर उसको लड़ने के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार थे। इसी तरह हमारी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल कई सारी समस्याएं, जो होना है वो होगा, पर मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, कि लगता है कि सपोज मान लेते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो कि 2025 में थोड़े कम पैसे आएंगे, तो मैं आज अपनी सेविंग्स इतनी अच्छी करके रखूंगा कि 2025 में भले इनकमिंग कम है, पर मेरे पास अबंडेंस में इतना है कि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो होना था वो हुआ, ठीक है, पर मैंने उसके लिए मैं तैयार था। इस तरह से लाइफ चलती है। ठीक है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अभी कई लोग ये भी पूछेंगे तो अच्छा तो तुम बताओ फिर क्रिकेट में कौन जीतेगा, शेयर मार्केट में कौन सा स्टॉक लगाना है। शेयर मार्केट की कुंडली जिस दिन आप मुझे दे दोगे, मैं उस दिन शेयर मार्केट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, जिस दिन आप क्रिकेट में पूरे क्रिकेट पिच की मुझे कुंडली दे दोगे, है क्या लॉजिकल ये बात? नहीं है लॉजिकल। तो क्यों कर रहे हो अपने मन को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए? और जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर, मैं अभी एस्ट्रोटॉक के मालिक से मिला था, वो आए थे हमारे घर पे। ठीक है, अच्छे दोस्त हैं मेरे। उन्होंने ये बात मुझसे कही कि लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम तो अंदर मंदिर के किनारे कुंडली देख रहे हो, तुम इतने अच्छा ज्योतिष जानते हो, तो तुम अमीर क्यों नहीं बन गए? तो उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में तो कई लोग काम करते हैं, ठीक है, कि जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो अमीर ही मिलेगा आपको, वो रिच ही मिलेगा आपको। ठीक है, और जो नहीं है वो नहीं मिलेंगे। तो ये भी फर्क है। अब उनकी बात, उनका थॉट प्रोसेस है। इस तरह से आपको इसको लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि ज्योतिष सीखना एक इंसान के लिए जरूरी है जी, थोड़ा बहुत नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं? क्या आपके पास कोई इसका मतलब है, क्या आपने कुछ बना रखा है इसका? मैं पिछले कई सालों से अकल्ट गुरुकुल, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, occultgurukul.com, आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। मैं खुद लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ। परफेक्ट। मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखा रहा हूँ लोगों को, मैं पामिस्ट्री भी सिखा रहा हूँ और वास्तु भी सिखा रहा हूँ। और मेरे जैसे उस प्लेटफॉर्म पे कई सारे टीचर और हैं जो लाइव जूम क्लासेस पे लोगों को सिखा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। और हमने जो नई चीज़ करी है इसमें ये किया है कि हमने एस्ट्रोलॉजी को एक फन और एंटरटेनमेंट के जरिए सिखाया। हम बहुत हंसी मजाक करते हैं अपनी क्लासेस में, और क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको समझने के लिए इसको फन देना पड़ेगा, इसको एंजॉयमेंट देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे कोर्सेज करके लोग कमाने लग जा रहे हैं। कोर्स शुरू होता है, 2 महीने लगभग चलता है। 2 महीने के एंड में लोग अपनी या तो कहीं जॉब करने स्टार्ट कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कंपनी में, या तो अपनी अगली इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। वो कमाने लग गए हैं, बहुत ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ज्योतिष सीखना है, तो आप occultgurukul.com पे आ सकते हैं। परफेक्ट, नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे इस पॉडकास्ट पे आपका साथ, बहुत बढ़िया लगा। एंड एक्चुअली मेरी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अंत करते हैं इस पॉडकास्ट का। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करके बताएं, कमेंट्स करके बताएं कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, एंड आपके क्या पर्सनल सवाल है वो आप पूछें जरूर। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें ताकि मैं अगली बार इनसे वो रेलेवेंट क्वेश्चंस जो बढ़िया होंगे वो मैं इनसे पूछ पाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।